और आपको मालूम है केमिस्ट्री में हमारे सेक्शन का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स और टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हम क्या देख रहे हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पहले हमने मतलब पढ़ा है। क्या मतलब है? रेट लॉ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो पावर है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब वो जो पावर है फिर हमने क्या पढ़ा है, उसका ताल्लुक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ है या उसका ताल्लुक रिएक्शन मैकेनिज्म में द स्लोएस्ट स्टेप दैट इज नोन एज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप उसके साथ है। हमने ये पढ़ा। फिर हमने क्या देखा है कि यार उसको हम रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे किसी को पता चलता है या ऑर्डर कैसे किसी को पता चलता है, उसका हमने कहा जी सर जी वो तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशंस के साथ, तब पता चलता है कि किस कॉन्सेंट्रेशन में मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करने से रेट पर कितना फर्क पड़ा है। तो उसका हमने एक P5 के तरीके से नोट्स लिखने की कोशिश की है। हालांकि एग्जैक्ट P5 का तरीका नहीं लिखा मैंने, वो P5 का जो टाइटल है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स, मैंने बस वो टाइटल चुराया है वहां से यहाँ फिट करने की कोशिश की है। उस पेपर में ऐसा सवाल है नहीं, ठीक है, मतलब इसका पता चला आपके ऐसा पेपर 5 में वाला सवाल आएगा, ये पेपर 5 के लिए सवाल नहीं है, ये थ्योरी का ही सवाल है, थ्योरी में ही आएगा। बट यू नो कुछ चीजें होती है ना जो एक्सपेरिमेंटल हैं, ऑफ कोर्स उनका P5 के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक जरूर है। लेकिन इस वक्त जो मैंने हेडिंग आपको बना के दी है वो इस खातिर बना के दी कि एक टाइटल वहां से चुरा के उसका एक इंट्रोडक्शन आपको देना था। ये जो एग्जांपल मैंने दी कि मुझे पहले ऑफ कोर्स प्लान या डिजाइन ही करना है कि मैं करूं क्या, ठीक है, फिर जो करने के बाद नतीजा आएगा उस नतीजे का क्या करूं। तो मैंने एक तरफ बता दिया करना क्या है, फिर दूसरी तरफ बता दिया कि जो नतीजा आएगा जो टेबल बना होगा उस टेबल में क्या करना है। क्या करना था उस टेबल में, दो कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंपेयर करने थे जिनमें किसी एक आधे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और दूसरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो उसका रेशो बना लेना है। वैसे रेशो बनता क्यों, क्योंकि जब हम दो इक्वेशन डिवाइड करते हैं तो ऊपर नीचे से के कट जाता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है वो भी कट जाता है, तो बचता क्या है, रेट इस एक्सपेरिमेंट का रेट ओवर इस एक्सपेरिमेंट का रेट इज इक्वल टू इधर मतलब इस एक एक्सपेरिमेंट में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रही थी होल पावर समथिंग। तो इस तरह से हमारे पास अल्टीमेटली एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाती है। क्या आ जाता है जनाब साहब, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाती है। और उस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, या तो ओ लेवल वाली होगी तो दोनों तरफ बेसिस सेम करके सॉल्व कर लेंगे, और अगर ए लेवल वाली हुई दोनों तरफ बेसिस सेम ना होती हुई तो क्या होगा सर जी, तो भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। क्या कर लेंगे, वो ए लेवल वाला तरीका भी हमारे पास एक है, वो मैंने इनफैक्ट बायोलॉजी वालों को भी पढ़ाया है कि एक्सपोनेंशियल को बेस बनाने के लिए क्या किया जाता है, दूसरी तरफ लॉग लिया जाता है किस बेस का, वो जो भी बेस चल रही होती है। बहरहाल आपके दो कॉलम्स जो हैं वो वाइंड अप हुए हुए हैं, उन कॉलम्स में आखिरी जो आपने एक मिसाल लिखी हुई है कि R1 की वैल्यू इतनी होगी तो R2 की वैल्यू इतनी होगी, R3 की वैल्यू इतनी होगी, तो ऑर्डर क्या होगा तो क्या नहीं होगा, मैंने वो भी आपको समझाया हुआ है। बाकी जो उसके जहां तक सवालात का ताल्लुक है, आई थिंक बाकी सवालात जो हैं वो आप किधर करेंगे, वो मैं आपको उसके लिए एक वर्कशीट सी दे दूंगा, उस वर्कशीट के हिसाब से हम देख लेंगे कि क्या डेटा है और क्या डेटा नहीं है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट वाज टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द रेशो, कि जो टेबल बना होगा। सर सबूर एक काम करेंगे, मुझे ना रिएक्शन काइनेटिक्स की पिछले साल की जो वर्कशीट है उसका अगर प्लीज जल्दी से एक प्रिंट ला दीजिए ताकि मैं उसमें से देख सकूं मैंने वहां कितने सवाल दिए हैं कितने नहीं दिए हुए। ठीक है, चलें जी एक और काम करते हैं, 1.4 3.25। चलें एक काम करता हूं, मैं एक टेबल बना देता हूं, आप कल वाला लेक्चर कंप्लीट करें, कल वाले कॉलम्स बराबर करें, एक सवाल लिखें जी। Analyze the results, analyze the following table to make a rate equation. Analyze the following table to make a rate equation. कल के कॉलम्स को बराबर करिए और एक दोबारा से मैं टेबल सा बना रहा हूं उसको जरा फॉलो करेंगे। Analyze the following table
to make the rate equation. Of the reaction to make the एक सेकेंड होल्ड करिए। रिएक्शन कौन सा? ऑफ द रिएक्शन, जैसे हम जनरली लिखते होते हैं, ऑफ द रिएक्शन A प्लस B गिव्स यू C प्लस D। इस रिएक्शन का मैंने क्या निकालना है जी? रेट इक्वेशन पूरे का पूरा डिजाइन करना है। और उसके लिए डेटा मुझे क्या दिया गया है, जरा प्लीज सुन लीजिए। आपको मालूम है जो टेबल बनता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले कोई सीरियल नंबर टाइप, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होती है पहले, यूनिट्स क्या होंगी? मोल पर डीएम क्यूब, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसकी भी यूनिट्स क्या होंगी? मोल पर डीएम क्यूब, और फिर तीसरा क्या होगा? इनिशियल रेट, उसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। आई नो द वैल्यूज आर कॉन्सेंट्रेशन की ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। कुछ ऐसे वैल्यूज लिखी हैं, प्लीज इसको देख लीजिए। मैं यहाँ नोट्स में, आपको मालूम है, आसान वैल्यूज के साथ ही आपको एक टेबल बना के दूंगा। पेपर में जब सवाल आएगा तो वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट या मुश्किल हो सकती हैं, जो शायद मेंटल मैथ से, इनको अगर आप देखें तो ये शायद आपके मेंटल मैथ से ही जवाब सवाल हो जाए। ठीक है, मैं भी किसी एग्जाम का सवाल तो नहीं लिख रहा कि जिसमें वैल्यूज मेंटल मैथ से नहीं हो सकेंगी, लेकिन हाँ मैं सवाल इसको ऐसे ही कराऊंगा कि आप प्रॉपर कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, मेंटल मैथ्स नहीं अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशंस बताना चाहता हूं। बताएं जनाब साहब, मैं किन दो एक्सपेरिमेंट्स को पहले कंपेयर करूं? इफ आई कंपेयर द एक्सपेरिमेंट 1 and 2, प्लीज टेल मी वन थिंग। इनको कंपेयर करूंगा तो कौन कांस्टेंट है? ए कांस्टेंट है। कौन चेंज हो रहा है? बी चेंज हो रहा है। किसके हिसाब से रेट पता चलेगा? किसके हिसाब से ऑर्डर पता चलेगा? बी के हिसाब से पता चलेगा। अगर आप मेंटल मैथ्स लगाएं तो व्हाट डू यू फील कि ये क्या हो रहा है? बी डबल हो रहा है, तो रेट भी क्या हो रहा है? बात खत्म हो गई है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? 2। तो डबल होने से एक डबल होगा, दूसरा डबल होगा, तो ऑर्डर क्या होगा? 1। मतलब कि जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, वो बी के ऊपर 2 नहीं है। बी के ऊपर 2 होता तो क्या होता? एक के डबल होने से दूसरी चीज 4 गुना ज्यादा होती। अच्छा, ये मेरा मेंटल मैथ्स मैंने सुनाना था। मैं अब नहीं चाहता कि मैं मेंटल मैथ्स चलाऊं। मैं क्या चलाना चाहता हूं, जरा सुनिए जी। चूंकि मैं बता चुका हूं कि ये तो वैल्यूज मैंने लिखी हैं अभी, कि मुझे लगता है इस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए जो मेंटल मैथ्स से आपको समझ आ गई। लेकिन अगर मैं क्या करूं, आप में से किस किस ने टेबल बना लिया? ये थर्ड रो। चलो, हमको रैंडम वैल्यूज लिखने लगा था। ठीक है, ठीक है, जान दो रैंडम वैल्यूज। आपका जब पेपर आएगा तो उसमें सवाल आप देख लीजिएगा। मैं बताना वैसे चाहता हूं, मेंटल मैथ्स नहीं करूंगा, तो अगर वैल्यूज डिफरेंट हो तो क्या मैथ्स कराऊं? मुझे बात बताएं, लिखूं मैं क्या लिखूंगा जी? कंपेयरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। कौन कौन से कंपेयर करूं पहले? 1 and 2 विल टेल अस द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या। तो आई थिंक मैं 2 कॉलम्स बनाना चाहता हूं। एक तरफ मैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूंगा, एक तरफ मैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा। तो यहां क्या लिखूं जी? पहले कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट कौन कौन? 1 and 2। अब चेक कीजिए मैं कंपेयर करूंगा कैसे, क्या इक्वेशन बनेगी। आप याद है ना आपने क्या इक्वेशन बनाई हुई है? प्लीज कंपेयर कैसे करेंगे? क्या इक्वेशन बनाऊं? R2 over R1 इज इक्वल टू क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B
in the experiment 2 over concentration of B in the experiment 1 whole power क्या m। जी तो बच्चों ये इक्वेशन ठीक है। I just wanted to focus on this equation। और ये आपको याद होगा, आपने कल परसों के किसी लेक्चर में कहां से निकाली हमने पहले रेट की पूरी इक्वेशन लिखी, रेट मतलब एक्सपेरिमेंट 2 की, फिर हमने रेट की पूरी इक्वेशन लिखी एक्सपेरिमेंट 1 की, फिर दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, तो ऊपर नीचे से क्या क्या कट गया, के कट गया, तो हर तरह कांस्टेंट होगा। फिर ऊपर नीचे से क्या क्या कट गया, ए वाली कॉन्सेंट्रेशंस कट गई होंगी, तो पीछे इधर क्या बचा होगा, रेट्स की रेशो, उधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की रेशो विद रेस टू सम पावर। किसी को मसला है? तो मैं अगर डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखूं तो किसी को एतराज है भाई कि नहीं सर पहले आप इसको डेवलप करें? क्यों भाई, जब हमने नोट्स में पढ़ लिया है जिस तरह से मैं क्या कहते हैं, वैसे तो मैं बता रहा हूं कि मैं विदाउट एनी कैलकुलेशन दिस डेटा कुड बी हैंडल वेरी इजीली मेंटली, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूं कि मैं एग्जांपल इस तरह से इसलिए लिखवाना चाहता हूं कि आपको पता हो कि अगर जो डेटा मेंटल मैथ से कैरी नहीं हो सकता तो उसके लिए क्या करेंगे सर, ये इस तरह की रेशो बना देंगे, आगे कैलकुलेटर जो करेगा सो करेगा। मुझे बताएं क्या करूं, यहां पर व्हाट इज R2 ओवर R1 की वैल्यू, मेरे पास यहां नीचे जगह नहीं है, मैं यहां देता हूं। क्या है R2 की वैल्यू, 2.2 इंटू 10 पावर -3 ओवर R1 की वैल्यू क्या है, 1.1 इंटू 10 पावर -3 इज इक्वल टू B, concentration of B in the experiment 2 क्या है 0.500 ओवर concentration of B in the experiment 1 क्या है 0.250, होल पावर क्या है, इट इज m। तो क्या करें सर जी, इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर में तो ये भी 2 आता है, उसको सॉल्व करें वो भी 2 आता है, वहां 2 की पावर m है, यहां 2 की पावर, आई थिंक m इज इक्वल टू क्या 1। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन? सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज क्या, इज 1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज 1। यहां पर आप इस पहले कॉलम का इख्तिताम क्या करिए, ये कहकर कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज दिस 1। अच्छा दूसरी तरफ आ जाए, अब अगर मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्लीज बताइए किन एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करूं, 1 and 3? क्यों 1 and 3 में कौन कांस्टेंट है, बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, कौन चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, तो ठीक है जनाब साहब क्या लिखूं, यही कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स 1 and 3, बस 2 ही ठीक है, मैंने ए और बी निकालना है। कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट 1 and 3, 1 और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो बताइए मैं क्या इक्वेशन बनाऊं जी, प्लीज बताएं क्या लिखूं, R3 ओवर R1। अच्छा वैसे आप एक बात पर गौर कर रहे हैं, रेट्स की जब रेशो है तो उसके ऊपर पावर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशंस की जब रेशो है तो उसके ऊपर पावर, ये तो सारी साइंस है कि रेट्स की जो रेशो है वो रेशो है, कॉन्सेंट्रेशंस की रेशो बनाकर उसके ऊपर क्या लिखनी है, पावर, चूंकि वही तो अननोन है ना, असल अननोन ही क्या है कि ऑर्डर्स क्या है, तो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर है ना, तो वहां पावर लिखेंगे, बाकी किसी रेट की रेशो पे पावर नहीं है। इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द एक्सपेरिमेंट 3 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द एक्सपेरिमेंट 1 होल पावर क्या, होल पावर n। लो जी इधर भी वैल्यूज पुट करवाएं जनाब साहब, क्या वैल्यूज आती हैं, व्हाट इज R3, 4.4 into 10 power -3 whole divided what is R1, 1.1 into 10 power -3 is equal to what is the concentration of A in experiment 3, 0.300, concentration of A in the experiment 1, 0.150, whole power unknown n। लो जी अब बताएं वहां क्या सीन है, that is 4, यहां क्या है, it is 2 की पावर n, तो this 4 is basically 2 का स्क्वायर which is equal to 2 की पावर n, एंड बेसिस को अगर आप काट देंगे n will be equal to क्या, n will be equal to 2। तो यहां से आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या, A इज क्या, इज 2। इसको मसला इस बात से। अच्छा
कॉलम्स मतलब ये दोबारा ऑर्डर निकाल के कॉलम फिर बराबर कर दें। यहां से आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट इज 2। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये ऑर्डर निकाल देते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए भी आ गया, विद रिस्पेक्ट टू बी भी आ गया, तो अब क्या करूं भाईजान, अब ये करेंगे कॉलम्स बराबर करके मुझे रेट इक्वेशन बता दें। सवाल क्या था, सिर्फ ऑर्डर निकालने की पूरी रेट इक्वेशन निकालनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस बात में देख कीजिएगा, क्या निकालने, पूरी रेट इक्वेशन बनानी है। तो रेट इक्वेशन कैसे बनेगी, रेट इक्वेशन बनेगी सर जी क्या, कि रेट इज इक्वल टू क्या, k टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर n था और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b की पावर m था। ओके, अब इस रेट इक्वेशन में क्या कुछ अननोन है जी जनाब साहब, k भी तो अननोन है, इट्स नॉट जस्ट m एंड n जो अननोन है, क्या अननोन है, k भी अननोन है, तो मुझे k भी निकालना है। हाँ देखते हैं कि k हमने कैसे निकालना है, k कैसे नहीं निकालना। एक काम करें, इसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं, रेट इज इक्वल टू क्या, k टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर इज 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b की पावर 1। ओके, नाउ व्हाट, मैंने यहां तक निकालूंगा तो आधे नंबर मिलेंगे। अगर उसने कहा रेट इक्वेशन निकालो, और रेट इक्वेशन निकालने के लिए मैंने ऑर्डर निकालकर छोड़ दिया और रेट कांस्टेंट की वैल्यू ना बताई, तो आई थिंक वो मेरा क्या कर लेगा जनाब साहब, दूसरा नंबर भी, मतलब एक नंबर दे देगा कि तुमने ऑर्डर निकाल दिया है। देखें, या तो ना सिर्फ पूछे ही ऑर्डर, या तो सिर्फ पूछे ही ऑर्डर, तो ऑर्डर निकाल देंगे। क्या उसने इस सवाल की हेडिंग में ऑर्डर पूछा है, और करें क्या पूछा उसने, रेट इक्वेशन पूरी बना के दें। तो जब रेट इक्वेशन पूरी बना के देनी है, तो हमने तो पहले लेक्चर में कहा था कि रेट इक्वेशन के दो अननोन्स होते हैं, ऑर्डर भी उसका अननोन होता है और रेट कांस्टेंट भी उसका अननोन है, निकाल के दिखाना है उसको, निकाल के उसकी वैल्यू बतानी है, उसकी यूनिट भी बतानी है समटाइम्स। तो लो जनाब साहब, के की वैल्यू, आई थिंक इस वक्त तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों, क्या करूं सर जी, वो टेबल में कोई भी वन ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज पुट कर लें। मैं अगर पहले वाली वैल्यू सारी पुट कर दूं, रेट की जगह क्या लिखूं, 1.1 into 10 power -3, ए की कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिखूं, 0.150, बी की जगह क्या लिखूं, तो पीछे अननोन कौन बचेगा। तो आई थिंक मैं के साथ लिखें जी, देखें, दिस रेट कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड कैसे, by putting the results of any experiment in the half rate equation, in the what, half rate equation। ये मैंने क्या बोल दिया, आपको याद है ओ लेवल में एक टर्म होती थी, वो स्ट्रेट लाइन जब निकालते ना, y = mx + c, तो उसमें जब हम m पुट कर लेते तो क्या होता था, y = 3x + c मिसाल के तौर पर, तो कहते थे क्या कैसी इक्वेशन पता चली है, हाफ इक्वेशन पता चली है। तो c निकालने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा काम करना होता था। ओ लेवल में एक टर्म होती थी, आधा काम हो गया आधा काम रहता है, जस्ट m पुट कर दो तो दे यूज्ड टू कॉल इट क्या, हाफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको। तो यहां भी अगर मैं सिर्फ ऑर्डर निकाल लूं और k ना निकालूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, हाफ रेट इक्वेशन। क्या बोलूंगा जी, एक काम करें, इसके सामने मैं एक नाम लिखवाना चाहता हूं कि जब मैंने ऑर्डर्स निकाल लिए हैं और के अभी नहीं निकाला, तो याद रखिए आई विल कॉल इट क्या, आई विल कॉल इट हाफ रेट इक्वेशन। हाफ रेट इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, हाफ मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे जी, यहां तक पहुंचने के हाफ मार्क्स हैं। फुल रेट इक्वेशन तक पहुंचने के लिए या फुल मार्क्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे के की वैल्यू निकालकर के की वैल्यू मेंशन करनी है यहां पर। व्हाट इज दिस के, दिस के इज रेट कांस्टेंट, और आपने यहां क्या लिखा है, रेट कांस्टेंट शुड बी कैलकुलेटेड कैसे, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। अच्छा, मैं काम चाहूंगा अभी, ये जो इस तरफ वाले बॉयज बैठे हैं, आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यूज पुट करके के जवाब निकालिए। इधर जो बॉयज बैठे हैं, आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यूज पुट करके जवाब निकालिए। गर्ल्स जो बैठी हुई हैं,
वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की वैल्यूज पुट करके के का जवाब निकालेंगे। मैं आपने कौन सा पुट किया है? पहली वाली वैल्यू, क्या आंसर आता है उनका? क्या आ रहा है? वो तो 19 समथिंग है। चलो 195 ठीक है, मैं इस वक्त 0.195 के हिसाब से चलूंगा, कोई राउंड करके 0.2 उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने 0.2 मतलब राउंड कर दिया है। ये वाले चेक करते हैं क्या आंसर निकालते हैं। मुझे यूनिट्स भी बतानी है, मतलब अगर के को यहां से मैं सब्जेक्ट बना लूं, के इज इक्वल टू रेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। इसमें कोई भी आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज, कुछ बच्चों को मैंने कहा एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज पुट करें, कुछ को मैंने कहा एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यूज पुट करें, कुछ को मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की वैल्यूज पुट करें। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज पुट की हैं, दे से दैट द आंसर इज 0.195, दैट इज राउंडेड टू 0.2। आप बताएं जी, उनका भी जो एक्सपेरिमेंट 2 जिन्होंने पुट किया वो भी 0.195 जवाब बता रहे हैं। गर्ल्स बताएं जी। तो इसका मतलब ये आप जिस मर्जी एक्सपेरिमेंट की, चूंकि क्या ये व्हाट इज दिस के, इस पूरे टेबल से निकाले ना आपने ऑर्डर, तो आप इसमें से जिस मर्जी को पुट करेंगे के क्या आएगा? के तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर इसी को यूज करके ऑर्डर निकाला है तो के आप पहला वैल्यूज पुट करें, दूसरी पुट करें, तीसरी जो मर्जी करें, क्या आंसर निकलना चाहिए? आई बिलीव सेम आंसर निकलना चाहिए। और अगर आप गौर करें सवाल के डेटा में सारी वैल्यूज कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पर हैं, ये 3 3 3 3 3 3, इसको भी वैसे क्या होना चाहिए था 1.10 2.20 4.40, एंड आई थिंक इनको भी अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर हैं तो फिर के भी क्या होना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर होना चाहिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर 0.195 है कि 196 है? 1955 था तो 196 हो जाएगा। तो काम करें जी, आई थिंक कि अगर आप इसमें कोई भी वैल्यूज पुट करें, मैं जरा एक्सपेरिमेंट 1 पुट कर लेता हूं, 1.10 into 10 पावर -3 ओवर ए की 0.150 की पावर 2 इंटू 0.250 की पावर 2, उसकी पावर 2, इसकी पावर 1। ओके, तो आपने आंसर मुझे कहता है 0.1955 पता है, मैं उसको 196 करने लगा हूं। एंड प्लीज मुझे इसकी यूनिट्स बता दीजिए। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड ओवर कितनी दफा मोल पर डीएम क्यूब? 3 दफा। ऊपर 1 दफा मोल पर डीएम क्यूब, जरा चेक कीजिएगा प्लीज। पर सेकेंड है, मोल पर डीएम क्यूब ऊपर आ गया 1 दफा, नीचे 3 दफा, तो 1 - 3 क्या -2। ये आपके के की वैल्यू है जी। ऊपर रेट वाला मोल पर डीएम क्यूब, फिर नीचे कितनी दफा था मोल पर डीएम क्यूब? 1 के ऊपर स्क्वायर, 1 के ऊपर पावर 1 है, कितने हो गए? 3 हो गए। ऊपर 1 नीचे 3, क्या हिसाब बनेगा भाई? 1 - 3 क्या हो जाएगा? वो -2। वो ठीक है, मसला चल रहा है भाई, किसको मसला चल रहा है? हाथ खड़ा करें। चलो मेहरबानी है जी। सो अब आते हैं किस बात की तरफ, सर जी के भी निकाल दिया है। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द फुल रेट इक्वेशन। द फुल रेट इक्वेशन इज क्या जी? द आंसर इज रेट इक्वल्स 0.196 ए की पावर क्या 2, बी की पावर क्या 1। इसको क्या बोलूंगा मैं? आई थिंक इसको मैंने बोलना है फुल रेट इक्वेशन, जिसमें ऑर्डर भी वाज़ेह तौर पर समझ आ रहा है। ए के हिसाब से 2, बी के हिसाब से 1 और ओवरऑल 3 है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी समझ आ रही है। आई थिंक आई विल कॉल दिस क्या, मैंने पूरा आंसर निकाल दिया है, अब मुझे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। आई कॉल इट फुल रेट इक्वेशन, and to obtain full marks I need to find this k as well. I need to find the value of this k as well. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जी। Anyone? So you see what is happening? हमारा ये क्या काम चल रहा है? हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का वाला काम चल रहा था। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हमने थियोरेटिकली लिंक किया था रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ, और अभी एक्सपेरिमेंटली लिंक किया है किसी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ, और वहां से रेशोज बनाकर वहां से हमने कोई ऑर्डर निकाला, ए के हिसाब से भी, बी के हिसाब से भी। और अगर आप ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे तो प्लीज टेल मी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3 एंड द रेट कांस्टेंट इज 0.196 मोल पर डीएम क्यूब की पावर -2 पर सेकेंड। यार जो भी वो हिसाब किताब बनता है। अब यहां कहते हैं सिर्फ आपने एक मेथड से नहीं निकालना,
एक और एक्सपेरिमेंटल मेथड भी है जिसका नाम वो क्या रखते हैं, दे कॉल इट हाफ लाइफ मेथड। ठीक है जी, एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में मैं उसकी भी थोड़ी सी बुनियाद रख जाता हूं, कल उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी क्या कीजिए, हाँ जी वही वाला है, उसी तरह का हाफ लाइफ यहाँ पे इंगेज करूंगा मैं। एक काम कीजिए, पहला जो आपका था ना एक्सपेरिमेंट, उसका कुछ और नाम रखते हैं, पिछले पेज पे जाएं। अभी जो आपने पिछले पेज पे एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, मुझे एक बात बताएं, वहां क्या एक्सपेरिमेंट है, व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्सपेरिमेंट? आप ए और बी की एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर देते हैं और आप उसमें से हर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक सैंपल निकाल लेते हैं। अच्छा, हर जब थोड़ी थोड़ी देर के बाद सैंपल निकाल लेते हैं तो उस सैंपल को क्या करते हैं, आइस कोल्ड कंडीशंस में रखकर एक्सपेरिमेंट को रोक देते हैं। एक्सपेरिमेंट को जब रोक देते हैं तो आप हर सैंपल के साथ टाइट्रेशन करते हैं। जब आप हर सैंपल के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो आप क्या निकालना चाहते हैं हर सैंपल में से, ऑफ क्या, ऑफ द प्रोडक्ट्स एट दैट टाइम, जिस टाइम आपने सैंपल निकाला था उस वक्त पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या थी, आप वो निकालना चाहते हैं। ऐसे ही है, ओके। जब आप वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं तो क्या होता है, हाँ जी, फिर आप ये नहीं, अभी तो टेंजेंट नहीं, अभी तो एक पॉइंट आया है कि इस टाइम पर ये कॉन्सेंट्रेशन थी। ये चलो सारे पॉइंट्स पर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है तो पहले उसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाकर इनिशियल रेट आप निकालते हैं, टाइम 0 पर टेंजेंट लगाकर उसका क्या निकालते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए इनिशियल रेट मेथड। क्या, जिस पेज पर आपने किया था ना कि कॉन्सेंट्रेशन निकालें और 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं, उसके पेज के हेडर पे जाएं कि उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखें। आई थिंक आपकी स्पेसिफिकेशंस भी उसको क्या कहती हैं, इनिशियल रेट्स मेथड। क्या मेथड, इनिशियल रेट्स मेथड। प्लीज एक काम कीजिए, ये जो आपने इवन जो सवाल किया है, सवाल भी कौन सा है, उसी टेबल की एक्सटेंशन है ना, तो इधर मैंने इनिशियल रेट्स लिखा हुआ है, तो जब आपने ये वाला काम स्टार्ट किया था उसकी हेडिंग दें इनिशियल रेट्स मेथड। उस एक्सपेरिमेंट को हेडिंग क्या दें जी, इनिशियल रेट्स मेथड। क्या दीजिए उसको, इनिशियल रेट्स मेथड। अच्छा, अब क्या करें, अब आगे आए, हेडिंग अभी भी वही है, उधर हेडिंग क्या थी, उधर मेन हेडिंग क्या थी जी, क्या कहते हैं, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। ये हेडिंग था ना आपका बेटा, उस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले ऊपर क्या हेडिंग दी है, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। उधर जवाब दीजिए ए, इनिशियल रेट्स मेथड को लिखे ए, इनिशियल रेट्स मेथड को लिखे क्या, ए। अब उसको खत्म करें, ये न्यूमेरिकल खत्म करें, एंड में जाके लिखें, आप दोबारा हेडिंग देना चाहते हो दोबारा हेडिंग दे दें, कौन सी वाली, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। लेकिन मैं उसके आगे लिखूंगा बी। आप बेशक दोबारा हेडिंग ना दें, जस्ट क्या लिख दें, जस्ट लिखें बी। क्या बी, बी पे लिखें हाफ लाइफ मेथड। बी पे क्या लिखें जी, हाफ लाइफ मेथड। ए पे आपने लिखा इनिशियल रेट्स वाला मेथड, जिसमें आप अल्टीमेटली क्या चाहते थे, आप इनिशियल रेट्स चाहते थे, उस डेटा को यूज करके उसका टेबल बना के उसमें से आपने रेट इक्वेशन निकाली या ऑर्डर निकाला या के निकाला। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं उसका पार्ट बी चाहता हूं, दैट इज क्या, हाफ लाइफ मेथड। हेडिंग बी, हाफ लाइफ मेथड है जी। वो देखेंगे उसमें मैंने कॉलम्स बनाने कि नहीं बनाने, पहले उस मेथड को थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दूं, फिर देखता हूं कि उसके एक्सप्लेनेशन में कोई कॉलम्स वाली कहानी है कि नहीं है जी, बाद में है, 3 कॉलम्स बनाने, अभी नहीं। अभी क्या करना, अभी जरा कहानी सुन लीजिए। कहानी अभी भी वही है कि एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, डन हो गया। अभी भी क्या करूंगा, रिएक्शन का ए की कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन लेकर बी की कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन लेकर उनका एक्सपेरिमेंट करूंगा। एक्सपेरिमेंट में जैसे पिछले कहा था कि हर टाइम पर, हर एक पर्टिकुलर इंटरवल पर उसमें से एक सैंपल निकालूंगा, उसको आइस कोल्ड कंडीशन में रखूंगा, हर सैंपल की टाइट्रेशन कराऊंगा किसी के साथ, और अब क्या करूंगा, अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए,
अब मुझे ग्राफ अल्टीमेटली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ ये वाला ग्राफ नहीं बनाना। अब मुझे चाहिए ग्राफ कौन सा कि हर सैंपल की मतलब हर सैंपल की टाइट्रेशन कराऊंगा, हर टाइम पर रिएक्टेंट की क्या कॉन्सेंट्रेशन थी, मुझे वो चाहिए। ऐसे एक सवाल बताइए, वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? मतलब अगर टाइम 0 पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, थोड़ा वक्त गुजरेगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, थोड़ा वक्त गुजरेगा तो और कम हो जाएगी, थोड़ा वक्त गुजरेगा तो और, अच्छा वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। इसमें किसी को मसला है? अब मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए, क्या चाहिए जी? और इस ग्राफ पर मुझे टाइम 0 पर टेंजेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ग्राफ पर मुझे क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ग्राफ पर मुझे इस तरह का टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस ग्राफ का मुझे सिर्फ हाफ लाइफ देखना होगा। क्या देखना होगा जी? ये जो अब मैं ग्राफ बनाऊंगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला, क्योंकि कैसा होगा, या बिल्कुल ऐसा होगा, या थोड़ा सा ऐसा होगा, या बहुत ज्यादा मतलब जाएगा तो नीचे ना, नीचे जिस भी तरीके से जाए वो मैं कोई हिसाब लगा लूंगा उसका कि इस तरह से नीचे गया तो ये कहानी है, उस तरह से नीचे गया तो ये कहानी है, इस तरह से नीचे गया तो उसके नीचे जाने के पैटर्न से मैं क्या निकालूंगा, मतलब उसके नीचे जाने के पैटर्न से हाफ लाइफ देखूंगा। हाफ लाइफ का कुछ ट्रेंड है, उस ट्रेंड को देख के बता दूंगा सीधा सीधा ऑर्डर इज 1, या ऑर्डर इज 2, या ऑर्डर इज 0, या ऑर्डर इज व्हाट। ठीक है जनाब साहब, तो उसकी एक बेसिक थ्योरी में लिख देता हूं। हाँ, एंड पे हाफ लाइफ को देखकर ऑर्डर कैसे निकलेगा मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आपने जो हेडिंग दी हुई है, हेडिंग के बाद उसके जरा एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स लिखिए, या वही क्या बोलते हैं प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। बना लें आप, 2 कॉलम्स बना लें, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं। एक तरफ लिखिए जी प्लान एंड डिजाइन द एक्सपेरिमेंट, प्लान एंड डिजाइन द एक्सपेरिमेंट। आज सिर्फ प्लान एंड डिजाइन द एक्सपेरिमेंट्स की बातें करते हैं, कल हम बात करेंगे उसके एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स की। क्या करें जी प्लान और डिजाइन? सबसे पहले तो जी लिखें कोई भी जो रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन दिस, ये लिखें फॉर द रिएक्शन दिस, पहले ये रिएक्शन लिखें। Again, for the reaction this, perform the reaction using 1 molar solution of A and 1 molar solution of B. Perform this reaction using 1 molar, I hope you notice, remember 1 molar, 1 capital M, या 1 mole per dm3. Perform the reaction with 1 molar solution of A and 1 molar solution of B. कॉमा लगा के लिखें meanwhile measure the concentration of any one of the reactants A or B with respect to time. Meanwhile measure the concentration of any one of the reactants A or B with respect to time. और यहां अगर फिर मुझसे पूछेंगे सर जी हाउ, तो वो हाउ वाला वही जवाब है, आई निकालें और आई स्कोर लेकिन हाउ, फुल स्टॉप लगा के लिखें हाउ, फुल स्टॉप लगा के लिखें हाउ, 5 minutes बाद। By extracting samples from the reaction mixture at different time intervals, by extracting samples from the reaction mixture at different time intervals,
by extracting samples from the reaction mixture at different time intervals. Comma लगा के placing them in ice cold conditions, placing them in ice cold conditions to stop the reaction. Placing them in ice cold conditions, 2-3 minutes. Placing them in ice cold conditions to stop the reaction. And then measure, and then measure or calculate. Then measure or calculate the concentration of any reactant by titration. यूं लिख दीजिए, पहला जुमला सुनिए, by extracting samples from the reaction mixture at different time intervals. दूसरा, placing them in ice cold conditions to stop the reaction. And तीसरा, performing titration, मतलब titration का जुमला पहले इन्वॉल्व कर लें, एंड पे कह दें, क्या लिखा हमने तीसरा जुमला? Measure है, calculate the concentration of any reactant by what? By titration. या perform titration to measure or calculate the concentration of any reactant. ठीक है जी, ओके। थोड़ा सा स्टीप होगा या ग्राफ बहुत ज्यादा स्टीप होगा तो देखते हैं कि उसके थोड़े से स्टीप होने से क्या होता है, ज्यादा स्टीप होने से क्या होता है, और बहुत ज्यादा स्टीप होने से क्या होता है। यहां तो मैं अपना पहला कॉलम एंड करूंगा और दूसरे कॉलम में क्या होता है कि एनालाइज दिस ग्राफ। क्या करेंगे जी हम इसमें, पहले तो जनरली ग्राफ बना लें कि सर जी ये ग्राफ है जी, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ये तो हमें पता है कि वक्त के साथ साथ क्या होती हैं, कम होती है तो कम ही हो रही होंगी। अब कम होने के किस तरह का पैटर्न है, कम होने का क्या ट्रेंड है, या बिल्कुल सीधी लाइन के साथ कम हो रहा है, या कर्व्ड लाइन के साथ कम हो रहा है, और कर्व्ड लाइन का स्लोप थोड़ा है कि ज्यादा है। आई थिंक इसके ऊपर हमारा सेकंड कॉलम आएगा। यहां प्लानिंग डिजाइनिंग हो गई, सामने क्या आएगा, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ग्राफ जो है वो टॉपिक आएगा। आई थिंक कल मैं उसको कवर कराकर कोशिश करूंगा कि कल या परसों हमारा ये चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाए। बहरहाल यहाँ पे जाके आज के लेक्चर कैसे काम करते हैं जी, कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी।